पोइट्री नैरेटिव भी होती है, ठीक है, उसमें कोई एलिगी भी होती है, कोई गमज़दा पोइट्री होती है, कोई लव पोइट्री होती है। लेकिन जब हम ड्रामास पढ़ते हैं तो नॉर्मली ट्रेजेडीज होती हैं या फिर ट्रेजिक कॉमेडीज होती हैं। अभी जो आप पढ़ रहे हैं दैट इज द मार्लोवियन ट्रेजेडी, जो कि रेनेसेंस मैन को जो है पोर्ट्रे करती है। मार्लो से पहले जो ट्रेजेडीज लिखी गई थी उसमें हीरो का डाउनफॉल दिखाया जाता था, लेकिन वो जो हीरो होता था ना, वो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एपिक के अंदर एक जो हीरो होता है वो एक एलिवेटेड हीरो होता है जिसका डाउनफॉल दिखाया जाता है। मार्लोवियन ट्रेजेडी में और इससे पहले जो ट्रेजेडी लिखी गई उसमें ये फर्क था, जिसको हम सोफोक्लीस के दौर से लेके और उससे आगे अगर हम चलते जाएं शेक्सपियरन ट्रेजेडी इवन, उसमें क्या हुआ था कि किसी बादशाह की, किसी प्रिंस का डाउनफॉल दिखाया जाता था, या कोई हरकुलिस टाइप इंसान होता था जो कि बहुत ज्यादा पावर्स उसके अंदर होती थी तो उसका डाउनफॉल दिखाया जाता था, या गॉड्स एंड गॉडेसेस की फाइट्स दिखाई जाती थी और उनका डाउनफॉल दिखाया जाता था। मार्लो ने अपनी ट्रेजेडी के अंदर एक रेनेसेंस मैन को दिखाया। रेनेसेंस मैन एक ऐसा इंसान, रेनेसेंस की बात जब भी आएगी तो उसमें आप 4-5 चीजें पॉइंट्स जो है वो नोट कर लें। लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, लस्ट फॉर ऑनर, लस्ट फॉर वेल्थ, ठीक है, लस्ट फॉर नॉलेज। ये रेनेसेंस मैन है, ठीक है। ये जो जब इंसान के पास दौलत, इल्म की दौलत आ गई, रीबर्थ ऑफ नॉलेज हुआ, तो डिफरेंट डिस्कवरीज हुई, इंसान के अंदर लस्ट फॉर डिस्कवरी भी पैदा हो गई। जब आप डॉक्टर फॉस्टस पढ़ोगे, उसके अंदर उसकी कहानी पढ़ोगे, तो फॉस्टस एक ऐसा हीरो था, ये फॉस्टस एक ऐसा इंसान था जिसने हर तरह का नॉलेज जो है वो हासिल किया था, ठीक है। वो हमारी ही तरह का एक इंसान था जिसके पास डिग्रीज बहुत सारी थी, लाइक अस, ठीक है। हमारे पास भी बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, लेकिन हमारी जो लाइफ होती है वो किस तरह से गुजरती है कि बाज औकात डॉक्टर फॉस्टस जो है वो क्या था कि वो एक इवल जीनियस इंसान था। उसने हर तरह की जो है डिग्रीज ली, हर तरह की, इवन उसने रिलीजन में डॉक्टरेट भी कर लिया, उसने एरिस्टोटल को पढ़ लिया, उसने मेडिसिन को पढ़ लिया, उसने थियोलॉजी को पढ़ लिया। सब कुछ पढ़ने के बाद एट द एंड वो कहता है कि भाई अब मैं क्या करूं। सेम इज द केस विद अस, जैसे हम मास्टर्स कर लेंगे इसके बाद फिर एक और वो अब आगे क्या करें, ठीक है। तो ये जो न्यू मैन है ना, जिसे हम रेनेसेंस मैन कहते हैं, जो मॉडर्न मैन है, उसका ये डिलेमा है कि वो हर वक्त इस सोच में, इस तजस्सुस में लगा रहता है कि व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट। तो उस चक्कर में उस स्टेटस की खातिर, उस स्टेटस की खातिर, उस वेल्थ की खातिर, उस ऑनर की खातिर बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे होते हैं, हम स्टडी क्यों कर रहे होते हैं। बचपन से पेरेंट्स ने ये बताया होता है कि बेटा तुम पढ़ लिख लो, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तुम्हारे पास स्टेटस आ जाएगा, लोग तुम्हें झुक के सलाम करेंगे। तो ये क्या है, दैट इज द लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, लस्ट फॉर ऑनर, कि लोग मुझे कुछ समझें, हम लोगों के लिए कुछ, लोगों को कुछ दिखाने के लिए कुछ करना चाहते हैं नॉर्मली। अक्सर खवातीन आती है मेरे पास और मैं उनसे कहती हूँ कि बेटा मास्टर्स क्यों कर रहे हो, तो आगे से एक जवाब मिलता है, मैम वो असल में मैं अपने हस्बैंड को कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। जिससे नहीं माननी ना, उसको आप सब कुछ करके भी दे देंगे ना, उसने नहीं माननी। तो एक्चुअली हमारे ज़हन में वी आर जस्ट लाइक पीपल कॉन्शियस, हम स्टेटस कॉन्शियस हैं या हम वेल्थ कॉन्शियस हैं, या जो हम अपनी सक्सेस और ब्लेसिंग्स की जो मेजरमेंट है ना, वो हम पैसे के साथ करते हैं। क़यामत के करीब जो नबी वसल्लम ने कहा ना कि मेरी उम्मत का फितना माल होगा, ठीक है। तो ये वही वेल्थ है, ये वही फितना है जिसके पीछे अब हम भाग रहे हैं, ठीक है। हमें ये लगता है कि हमें इंग्लिश करने के बाद मेरी किस्मत पलट जाएगी। तो दैट इज द बेसिक थिंग। इवन ये जब भी मैं डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ाती हूँ तो मुझे वो एक खातून का एक याद आता है कि मुझे एक दफ़ा एक फ़ोन आया था और उन खातून ने मतलब पता नहीं कितने एमफिल्स और पता नहीं एक या दो पीएचडीज भी थी उनकी, क्या क्या कुछ नहीं किया हुआ था, बट स्टिल शी वाज जॉबलेस एंड शी आस्क्ड फ्रॉम मी कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट। तो मैं पैसे कैसे कमाऊं, मैं आगे कैसे जाऊं। तो मैंने उनसे कहा कि आपने कभी अल्लाह से मांगा होता ना तो आप एक डिग्री से बहुत आगे जा सकती थी,
असल में आपने डिग्री से मांगा ना, अभी भी अल्लाह है, उससे मांगे, आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो दैट इज द थिंग कि हमारे अंदर लस्ट फॉर पावर है, लस्ट फॉर नॉलेज है। दैट इज नॉट नॉलेज फॉर द सेक ऑफ विजडम। हमारा जो नॉलेज है वो नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ही है, सिर्फ नॉलेज नॉलेज तक ही रह जाता है। अच्छा जी डिग्री आ गई, चलो जी संभाल के रख ली, कुछ अरसे बाद हमें इंग्लिश भूल जाएगा, क्या पढ़ा था याद नहीं है। ठीक है, मतलब हम उसका एसेंस नहीं हासिल कर सकते, तो वो नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज नहीं है। या फिर हम नॉलेज हासिल करते हैं फॉर द सेक ऑफ बहस। ठीक है, बहस कर सकें, डिस्कशन कर सकें, लोगों को बता सकें मेरे पास इतनी डिग्रीज हैं, एंड दैट्स ऑल। इससे आगे हमारी लाइफ नहीं है। डॉक्टर फॉस्टर्स एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर पास नॉलेज तो है, लेकिन क्योंकि उसने उस नॉलेज को यूज नहीं किया, उसने उस नॉलेज को अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं किया, तो फाइनली जब एक इंसान उस नॉलेज को अपनी जिंदगी पे अप्लाई नहीं करता, इन वो होता है ना जो अमल में आ जाए। और अमल असल में वो होता है जो कि कबूल हो जाए, अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। तो इल्म जो है, क्योंकि वो अमल में नहीं आया हुआ था, तो डॉक्टर फॉस्टर्स फ्रस्ट्रेट हो रहा था। सेम इज द केस विद अस। ठीक है, अगर हम अपनी लाइफ के अंदर ये नॉलेज नहीं अप्लाई करेंगे, हम अपनी लाइफ में अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे, दूसरों के अंदर बुराइयां देखते रहेंगे, खामियां देखते रहेंगे, तो ऑब्वियसली हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। किस किस को ठीक करेंगे हम? ठीक है, सारी दुनिया तो हमारे लिए ठीक नहीं हो सकती ना। ज्यादा बेहतर है कि अपने आप को ठीक कर लिया जाए। दैट इज द थिंग, दैट इज द मॉडर्न मैन डिलेमा, कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसके अंदर लस्ट बहुत ज्यादा है, उसके अंदर तजस्सुस बहुत ज्यादा है, वो तफक्कर कम करता है, तजस्सुस ज्यादा करता है। तजस्सुस ये कि उसके बच्चे के पास टैबलेट है, मेरे पास नहीं है, कौन सी कंपनी का टैबलेट है, कौन सी कंपनी के पर्दे हैं, कौन सा डिजाइनर है। ये सब तजस्सुस है। तफक्कर की दुनिया और होती है। ठीक है, और अल्लाह ताला हिदायत किसे देता है? जो तदब्बुर और तफक्कर करते हैं, जो तजस्सुस नहीं करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक थिंग। ये मॉडर्न मैन डिलेमा है जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। ठीक है, लाइक एफएससी, या एफएससी करने के बाद या मैट्रिक करने के बाद हमारे हमारे पास बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं। रादर वी हैव टू गो इन मेडिकल, और जो है हमने कंप्यूटर्स की दुनिया में जाना है, या इंजीनियरिंग की दुनिया में जाना है, या आर्ट्स की दुनिया में जाना है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लिए बहुत सारी राहें खुल जाती हैं जो कि हमने आगे चल के करना होता है। आपके और मेरे जैसे इंसान की बात की जाएगी जो गुड एंड इवल का मिक्सचर है। इससे पहले जो हमने ट्रेजेडी पढ़ी उसमें ये था कि जो एक हीरो होता है वो, मतलब उसके अंदर गुड ज्यादा होता है। ठीक है, वो कोई बहुत नेक इंसान होता है, और फिर अगर उसका डाउनफॉल होता है तो हमें अफसोस होता है। ठीक है, लेकिन मार्लो ने जो ट्रेजेडी बताई, उसने कहा कि इंसान जो है ना वो गुड और इवल का कॉम्बिनेशन है। इसी को हम नियो क्लासिकल भी कहते हैं, इसी को हम नाइशी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, नाइशी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मार्लो ने दिखाई कि गुड एंड इवल का कॉन्सेप्ट उसने दिखाया। फिर जब उसने गुड एंड इवल का कॉन्सेप्ट दिखाया तो उसने मोरालिटी प्लेस लिखे। मोरालिटी प्लेस मीन कि जो गुड होगा उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, और जो पनिश हो, जो इवल होगा उसको पनिश किया जाएगा। तो ये चीजें जो हैं उसने थ्रू मोरालिटी प्लेस जो है वो मार्लो ने बताया। ये मार्लो के कुछ ट्रेजिक कॉन्सेप्ट्स थे जो कि उसने डॉक्टर फॉस्टर्स और डिफरेंट ट्रेजेडीज के थ्रू दिखाए। तो मार्लोवियन ट्रेजेडी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेजेडीज जो सोफोक्लीस से लेके ऑनवर्ड्स जो है लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अरिस्टोटलियन ट्रेजेडी एंड द मार्लोवियन ट्रेजेडी। अरिस्टोटल की ट्रेजेडी में हाई एलिवेटेड एक हीरो होता है जो ज्यादा नेक होता है, कम बुरा होता है, वो अपराइट इंसान होता है, लेकिन उसका डाउनफॉल क्यों होता है? उसके हमाशिया की वजह से। और उसका हमाशिया क्या होता है? वो उसका प्राइड होता है। और यहाँ पे इसका डॉक्टर फॉस्टर्स का भी हमाशिया यही था कि वो जो है अपनी जो है एक मिस जज कर जाता है अपनी लाइफ के बारे में, कि वो अपनी सोल जो है वो सेल कर देता है। किसको? मेफिस्टोफेलिस को, शैतान को वो सेल कर देता है। क्यों? ताकि वो दुनिया के प्लेजर हासिल कर सके। ठीक है,
तो दैट्स वाई एट द एंड यहाँ पे डैमिनेशन का भी कॉन्सेप्ट है कि इंसान अगर नेकी करता है तो वो हेवन में जाता है, और अगर वो बुराई करता है तो वो डैम हो जाता है, वो जो है उसको हेल में फेंक दिया जाता है और वो हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। दैट इज द मार्लोवियन ट्रेजेडी जो कि उसने दिखाई है। अब अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर कि मार्लो का जो है कंट्रीब्यूशन क्या था डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। Write a comprehensive note on Marlowe's genius as a playwright. Marlowe is considered to be the founder of English tragedy. Before him, the drama was merely an exercise of theological disciplines. It was he who gave the proper dignity and grandeur of tragedy to English plays. Swinburne says, before him, there was neither genuine blank verse nor genuine tragedy in our language. After his arrival, the way was prepared and the paths were made straight for the Shakespeare. अब यहाँ पे देखें कि उसने जो है उससे पहले देयर वाज नाइदर जेन्युइन ब्लैंक वर्स, कोई जेन्युइन ब्लैंक वर्स नहीं थी। ब्लैंक वर्स क्या होती है कि विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस जब कोई पोइट्री लिखी जाती है, ना उसके अंदर राइमिंग स्कीम होती है, ना उसके अंदर ये एम्बिक पेंटामीटर जो है वो फॉलो किया जाता है। तो ये मार्लो था जिसने ब्लैंक वर्स यूज की थी। नॉट जेन्युइन ट्रेजेडी इन आवर लैंग्वेज, ना ही कोई जेन्युइन ट्रेजेडी थी। जेन्युइन मीन के देखें, ट्रेजेडी अगर आपके और मेरे जैसे इंसान की कहानी होगी तो दिल को तो लगेगी ना, ठीक है। और इससे पहले हम क्या पढ़ते थे, बादशाह और मलका की ट्रेजेडीज पढ़ा करते थे कि फॉल ऑफ द किंग इज द फॉल ऑफ द होल नेशन, इस तरह करके ट्रेजेडी दिखाई जाती थी। लेकिन मार्लो ने ये ट्रेजिक कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज कर दिया था। आफ्टर हिज अराइवल द वे वाज प्रिपेयर्ड और पाथ्स वर मेड स्ट्रेट फॉर शेक्सपियर। और मार्लो के बाद जो है शेक्सपियर ने इसको फॉलो किया था, यानी कि शेक्सपियर अगर कामयाब हुआ था तो वो मार्लो की वजह से हुआ था। Marlowe made his tragedy significant due to his newness, Renaissance influence, Machiavellian morality. What is Machiavellian? Machiavellian actually कहते हैं कि वर्ल्डली सक्सेस के पीछे भागना, इवल परस्यूट्स के थ्रू अपने एम्स और एम्बिशंस हासिल करना। मैकियावेलियन मोरालिटी मींस कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ी उंगली से निकाल लेना, इसको हम मैकियावेलियन कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, ठीक है। और ये आप बेकन एसेस में भी पढ़ेंगे मैकियावेलियन मोरालिटी क्या होती है, ठीक है, कि शॉर्टकट्स ढूंढना सक्सेस के लिए। तो वो उसने मैकियावेलियन मोरालिटी यहाँ पे दिखाई। पावरफुल एंड पैशनेट एक्सप्रेशन एंड एलिमेंट ऑफ ट्रेजिक इनर कॉन्फ्लिक्ट। सबसे बड़ी चीज मार्लो की ट्रेजेडी में जो आपको नजर आएगी, आउटर सर्कमस्टांसेस से कहीं ज्यादा उसका जो इनर, जो उसके माइंड की गेम है वो काम करेगी, उसका सबकॉन्शियस काम करेगा। डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर आप देखेंगे कि इससे पहले की जितनी भी आप ट्रेजेडीज पढ़ेंगे जिसमें इडिपस रेक्स है और जो है ओथेलो है या जो भी है, उसमें आप देखें कि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल होता है या हीरो के इर्द गिर्द का माहौल वो उसके ऊपर हावी होता है। लेकिन मार्लोवियन ट्रेजेडी के अंदर आप ये देखेंगे कि जो हीरो है उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट मीन कि उसकी माइंड के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। उसकी माइंड गेम्स दिखाई जाती हैं, उसके माइंड के अंदर कि वो अब क्या इरादा करने लगा है, क्या वो सोचता है, क्या चीज वो परसीव करता है, ये सारी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंसान के, यानी कि वो क्या सोचता है, क्या फील करता है, ये सारी चीजें वो इनर मतलब मार्लोवियन ट्रेजेडी में आपको मिलेंगी। ट्रेजिक हीरो, पॉपुलर लिटरेरी टाइप, हाई सीरियसनेस, बम्बास्टिक लैंग्वेज एंड यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, ये सब चीजें आपको मार्लोवियन ट्रेजेडी में मिलेंगी। मार्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेट इटालियन ट्रेजेडीज ऑफ सेनेका इंट्रोड्यूस द सेनेकन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लॉन्ग सेंटेंशियस स्पीच। कल आपको सेनेकन ट्रेजेडी के बारे में भी बताया था। तो वो यहाँ पे कहता है कि मार्लो जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेट इटालियन ट्रेजेडीज ऑफ सेनेका, उसने इंट्रोड्यूस किया था सेनेकन कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि लॉन्ग सेंटेंशियस स्पीचेस थी जिसमें लैक ऑफ एक्शन था, टॉकेटिव गॉस थे, हॉरिबल सीन्स ऑफ ग्रूसम मर्डर्स, ठीक है। ये और उसके अंदर हॉरिबल सीन्स थे ऑफ ग्रूसम मर्डर्स। ये कराची यूनिवर्सिटी वाले जब हैमलेट पढ़ेंगे ना, वो है एक्चुअली
सैनिक एंड ट्रेजेडी, जिसके अंदर ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी, जिसमें टॉकेटिव यानी कि वो देखें एक भूत आता है, वो बताता है कि देखो मेरे साथ ऐसे, एक बंदा होता है उसका मर्डर हो जाता है, फिर एक भूत आता है उस बंदे का और वो उसके बेटे को बताता है देखो भाई मुझे फलाने टाइम पे किसी ने मार दिया था और वो मेरा कातिल है। और उसके बाद वहां पे एक हॉरिबल सीन्स होते हैं ऑफ मर्डर, यानी कि एक पहले हॉरिबल सीन हो चुका होता है, उसके बाद फिर एक रिवेंज ट्रेजेडी दिखाई जाती है और इसके अंदर लैक ऑफ एक्शन होता है और सेंटेंशियस स्पीचेस होती हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्लो इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू काइंड ऑफ ट्रेजिक हीरो. Marlowe broke away from medieval concept of tragedy and evolved a real tragic hero. Unlike medieval princely or a conspicuous hero, Marlovian heroes are common person with humble parentage, but they are endowed with great heroic qualities. He picks up day-to-day themes, and according to these themes, he selects commonplace persons as his heroes. However, these persons are distinct in their respective groups because of their special qualities. As Barabbas is an ordinary moneylender, Tamberlane is a shepherd, while Dr. Faustus is an ordinary scholar in divinity. अब जो है उसके जो पर्सन्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप में। जैसे ब्रबरास जो था वो जो है एक ऑर्डिनरी मनी लेंडर था, टम्बरलेन एक शेफर्ड था और डॉक्टर फॉस्टस जो था वो एक ऑर्डिनरी स्कॉलर था, किसमें, डिविनिटी में, रिलीजन में। हेंस मार्लो मेक्स हिज ट्रेजेडीज, इस तरह से मार्लो जो है वो अपनी ट्रेजेडीज बनाता है द स्टोरी ऑफ एवरीवन, यानी कि आम इंसान की कहानी के बारे में वो बात करता है। अब यहाँ पे देखें ना कि डॉक्टर फॉस्टस एक ऑर्डिनरी स्कॉलर इन डिविनिटी था, ठीक है। नॉर्मली आप देखें कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रिलीजन सीखने के बाद भी ब्लैक मैजिक की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, बिकॉज दे वांट कि भाई उनको एक जो है मतलब मैंने एक नहीं, मैंने कई लोगों को देखा है, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो वाकई आफ्टर मतलब रिलीजन सीखने के बाद वो बच्चों को कायदा भी पढ़ा रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक सीखना शुरू कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले वो इस्तिखारा के नाम पे लोगों से उनके उनके नाम और फिर उनकी माँ का नाम पूछ के और फिर वो सारा काम जो कारोबार एक शुरू होता है मदरसे से लेके और इस काम तक। नॉट अ सिंगल पर्सन, आई हैव सीन मेनी मेनी केसेस जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स कि अच्छा खासा आप रिलीजन में चल रहे हो और अचानक से आपको शयातीन हावी हो जाते हैं, तो these are the things. So hence Marlowe makes his tragedies the story of everyone. Marlowe's hero struggles against the hostile forces. Marlowe के heroes जो है वो इन hostile forces के against struggle करते हैं. As a critic says, Marlowe's heroes reflect the struggle of a brave soul. His protagonist has a towering personality who plays the most dominant role, rising head and shoulders high above all the minor characters and attain a titanic structure of a superman size. They are like Gulliver amongst Lilliputians. ठीक है, उसके जो प्रोटेगनिस्ट होते हैं वो टॉवरिंग पर्सनालिटीज होते हैं और वो क्या होते हैं, गुलिवर होते हैं अमॉन लिलीपुटियंस। आपने गुलिवर ट्रेवल्स पढ़ा था, उसमें आप देखें कि लिलीपुटियंस क्या होते हैं, वो छोटे बोने होते हैं और गुलिवर उनके दरमियान में एक बहुत बड़ा जाइंट होता है, तो इसी तरीके से उसके कैरेक्टर्स भी ऐसे ही हैं। Another great contribution of Marlowe is that he introduced the element of powerful passion and ambition in his heroes. Marlowean heroes are ambitious and passionate men with their great but limited capabilities. They want to fly high above the sky, as Marlowe says about Faustus. His waxen wing did mount above his reach. और वो जो हैं अबव द स्काई हाई, मतलब उसके जो हीरोज होते हैं उनके अंदर वो इतने पैशनेट मैन होते हैं विद देयर ग्रेट, लेकिन उनकी कैपेबिलिटीज लिमिटेड होती हैं और वो इतना मतलब आसमान से आगे यानी कि अपनी लिमिटेशन से भी आगे जाके कुछ करना चाहते हैं। और हिज वैक्सन विंग डिड माउंट अबव हिज रीच, उसके जो वैक्सन विंग्स होते हैं वो उसकी रीच से भी आगे चले जाते हैं। यानी कि बेटा पैशन होना अच्छी बात है, लेकिन पैशन का खब्त होना ये इंसान को ले डूबता है। बाज़ औक़ात हम अपने पैशन के पीछे अपने सारे रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं, हम अपने बच्चों को, अपने घर को, हम अपने इर्द गिर्द की
और भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं जिनको हम छोड़ के अपने पैशंस के पीछे हर चीज बर्बाद कर देते हैं। तो पैशंस होना अच्छी बात है, आगे बढ़ने के लिए पैशंस होने चाहिए, लेकिन पैशन का खब्त होना और पैशंस के पीछे सेल्फिश हो जाना, दैट इज द रॉन्ग थिंग, जो कि हम अक्सर करते हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स का भी एक पैशन था, टू लर्न ईच एंड एवरी नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, हर तरह का वो नॉलेज हासिल करना चाहता था, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि वो अपनी लिमिट से बाहर निकल गया। ठीक है, तो नॉर्मली यही इश्यूज हमारे साथ भी होते हैं कि हम अपने पैशंस के पीछे बहुत कुछ और बर्बाद कर सकते हैं, कर जाते हैं। अगर हमारा पैशन पूरा होता है लेकिन उसके पीछे हम बहुत सारी चीजें लॉस कर देते हैं, उसमें अक्सर हमारी सेहत भी चली जाती है। ठीक है, एंड अगेन ही सेज all things that move between the quiet world shall be at my command। सेंस ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे शो हो रही है डॉक्टर फॉस्टर्स की। वो कहता है कि दुनिया में जितनी भी क्वाइट पोल्स, यानी कि ये जो दो पोल्स हैं दुनिया के, साउथ एंड द नॉर्थ पोल, वो कहते हैं इन दोनों के दरमियान में जितनी भी है वो मेरी कमांड में होनी चाहिए। इंसान भी यही चाहता है। जैसे नॉर्मली हम भी घर में यही बात करते हैं, मेरी क्यों नहीं सुनते, मेरी क्यों नहीं मानी जाती, हर बात अपनी मानवा लेते हैं, मेरी नहीं मानते। तो दीज आर द थिंग्स, ये क्या शो करते हैं, ये हमारी सेंस ऑफ अथॉरिटी शो करते हैं। ठीक है, और यही तो वो राई दाना तकब्बुर है जो हमें जन्नत में नहीं जाने देता। मैं, मेरी, मैं क्यों नहीं, मुझे ऐसे क्यों कह दिया। दीज आर द थिंग्स, ये जो मैं है ना बेटा, यही वो राई दाना तकब्बुर है। ठीक है, तो वो कहता है कि ये सेंस ऑफ अथॉरिटी है जो यहाँ पे वो दिखा रहा है। बिटवीन द क्वाइट पोल्स देयर पैशन आज देम टू अंडरटेक माइटी एक्शंस। उनके पैशंस जो है वो उनको बड़े बड़े एक्शंस लेने पे मजबूर कर देते हैं। इवन दे वायलेट ऑल द एक्सेप्टेड एंड एस्टैब्लिश मोरल कोड। यहाँ तक कि वो जितने भी एक्सेप्टेड और एस्टैब्लिश मोरल कोड्स होते हैं उनको भी वायलेट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उनको मोरल कोड्स क्या होते हैं, लाइक जो राइट्स होते हैं उनको भी वो खत्म कर देते हैं, उनको भी निगेट करके फिर वो आगे चलते हैं। दे आर टेरिबली इंक्लाइंड टू देयर पैशन एंड एम्बिशन। एज डॉक्टर फॉस्टर वो इतने ज्यादा टेरिबली इंक्लाइंड होते हैं, अपने पैशन और एम्बिशन के गुलाम हो जाते हैं। ठीक है, टेरिबली इंक्लाइंड, झुक जाते हैं अपने पैशन और एम्बिशन। मैंने कहा ना बेटा, एम्बिशंस और पैशंस अच्छे होते हैं, बट उनका खब्त होना ये इंसान को ले डूबता है। As Dr. Foster wants to attain the highest power of omnipotence, वो जो है क्या चाहता था, कादर मुतलक पावर ऑफ omnipotence। ठीक है, अल्लाह ताला की तमाम पावर्स अपने हाथ में लेना चाहता था। ही सेज डिविनिटी एड्यू, वो कहता है डिविनिटी यानी कि ये जो माबूदियत है, इसको वो रिलीजन जो है वो कहता है ये जो मैं हर वक्त इबादत करता रहता हूँ, इसको वो एड्यू करता है, खुदाफिज करता है। एड्यू मीन्स गुड बाय। These metaphysics of magicians and necromantic books are heavenly। अब उसको वो जो मैजिशियंस के मेटाफिजिक्स और ये जो नेक्रोमैंटिक बुक्स कहते हैं काले जादू की किताबों को, अब उसको वो हेवनली लगने लगती हैं, क्योंकि फॉर द टाइम बिंग उसको लगता है कि इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। नॉर्मली हमें भी ये लगता है ये पैसा आ गया ना, इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है। पैसे से सुकून नहीं मिलता, ना ही स्टेटस से सुकून मिलता है, अनलेस के आपको उस नेमत को इस्तेमाल करना आता, फिर तो वो ब्लेसिंग बनता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन वो वाला नॉलेज हम सीखते नहीं है कि पैसे को सही इस्तेमाल कहाँ करना और स्टेटस को सही यूज कहाँ पे करना। तो दीज आर द थिंग्स। यहाँ पे भी वो यही कहता है कि भाई ये जो नेक्रोमैंटिक बुक्स है, जब इंसान पॉजिटिवली नहीं सोचता तो शयातीन उस पर हावी होते हैं। तो दीज आर द थिंग्स कि हर इंसान के दो साइड्स हैं, एक इवल है क्योंकि इंसान जो है, मैन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड इवल। और एक और यहाँ पे कोट मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बता रही होती हूँ, वो इवल वाली के ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोन टुवर्ड्स इवल, कि वो प्रोन होते हैं टुवर्ड्स द इवल। तो इतनी सारी नेकियों में हमारे ऊपर हमेशा बुराई हावी होती है। अगेन ही सेज अ साउंड मैजिशियन इज अ माइटी गॉड। और वो कहता है एक स्ट्रॉन्ग साउंड मैजिशियन जो होता है वही असल में माइटी गॉड होता है। हियर फॉस्टर्स टायर द ब्रेन टू गेन अ डाइटी। वो अब अपने आप से बातें करता है। यहाँ पे आपको सॉलिक वॉइस भी दिखाई जाएंगी जिसमें जो है हीरो अपने आप से बातें करता था। वो कहता है हियर फॉस्टर्स टायर द ब्रेन टू गेन अ डाइटी। अब वो जो है वो कहता है अपने, अब वो एक डाइटी गेन करने के लिए, डाइटी किसे कहते हैं, गॉड गॉडेसेस को,
ठीक है, वो कहता है कि वो डाइटी वो कुदरत कामला हासिल करने के लिए अपने ब्रेन को इस्तेमाल करेगा, टायर करेगा, यानी कि अपने ब्रेन को वो किस लिए थकाने जा रहा है, एक डाइटी बनने के लिए. Another great contribution to Marlowe is that he interiorized the drama and introduced the element of inner conflicts in the hero. वो एक्सटीरियर सर्कमस्टांसेस के ऊपर बात नहीं करता, बल्कि वो इंटीरियराइज करता है, यानी कि हीरो के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करता है. ग्रीक ट्रेजेडीज एंड प्री एलिजाबेथन ड्रामास फोकस एट द आउटर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट. प्रोटैगनिस्ट हीरो को कहते हैं, ठीक है, वो हमेशा बाहर बैरूनी जो हालात होते हैं उन पे फोकस करते हैं. फाइटिंग अगेंस्ट द नेचर ऑफ डेस्टिनी, और वो क्या करते हैं, वो फाइट कर रहे होते हैं अगेंस्ट द नेचर ऑफ डेस्टिनी. नेचर, या तो वो फाइट करते हैं नेचर के खिलाफ या वो डेस्टिनी के खिलाफ. जैसे सोफोक्लीस के हीरोज थे, जिसमें हम ईडिपस का ईडिपस रेक्स एक ऐसा हीरो था जो कि अगेंस्ट नेचर और डेस्टिनी, वो अपनी किस्मत के खिलाफ फाइट करता है. बट मार्लो इंट्रोड्यूस बोथ इनर एज वेल एज द आउटर कॉन्फ्लिक्ट इन द हीरोज. लेकिन मार्लो इनर और आउटर दोनों की बात करता है. The minds of his heroes are generally torn off between two extremes. दो extremes से उसके minds जो हैं उसके heroes के वो बढ़ जाते हैं. In the Jew of Malta and Tamberlane, the conflict is mainly external, but in Dr. Foster it is most of the time internal. ठीक है, Jew of Malta और टम्बरलेन में सारा जो conflict होता है वो external होता है, यानी कि outer circumstances इंसान के ऊपर हावी हो जाते हैं. कभी कभी होता है ना हमारे अंदर कि हम सर्कमस्टांसेस के हाथों मजबूर हो जाते हैं. बट इन डॉक्टर फॉस्टर्स इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनल. लेकिन डॉक्टर फॉस्टर्स में सारा टाइम जो होता है वो इंटरनल होता है. The object of the playwright is to delineate the prick of mind of Dr. Foster. और ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्ले राइट है वो क्या है कि वो डिलाइनेट करता है प्रिक ऑफ माइंड ऑफ डॉक्टर फॉस्टर. ये जो प्ले राइट यानी कि प्ले राइट डिलाइनेट के ना एक्सप्लेन करना. ठीक है, प्ले राइट कौन था, मार्लो था. ठीक है, तो जो ड्रामा का जो ऑब्जेक्ट था वो बेसिकली क्या था, प्रिक ऑफ माइंड ऑफ डॉक्टर फॉस्टर. एक इंसान के दिमाग में हमेशा प्रिकिंग होती रहती है कि क्या मैं सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ. ठीक है, दैट इज आवर प्रिक ऑफ माइंड. सेकेंडली, जो मैं करने जा रही हूँ इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, दैट इज आवर प्रिक ऑफ माइंड. तो इंसान जब भी जो है बुराई करता है, स्पेशली बुरे रास्ते पे चलता है, तो उसका माइंड जो है वो प्रिक करना शुरू कर देता है. ठीक है, और डॉक्टर फॉस्टर्स के साथ भी यही होता है. ही सेज ए डॉक्टर फॉस्टर्स विल टर्न टू गॉड अगेन. मतलब क्या, अब तुम दोबारा से गॉड के करीब जा सकोगे. टू गॉड ही लव्स दी नॉट. ये अब वो अपने आप से ही बातें करे. दैट इज शोइंग हिज प्रिक ऑफ माइंड. एक तरफ वो सोचता है मैं अल्लाह के रास्ते पे चलूं, दूसरी तरफ वो सोचता है कि अल्लाह उसने मुझे दिया ही क्या, यानी कि एक नाउमीदी की कैफियत उसके ऊपर तारी हो जाती है. एक तरफ उसको लगता है कि अल्लाह है, शायद मैं जाऊंगा तो मेरी बख्शिश हो जाएगी. ठीक है, लेकिन इंसान बख्शिश और हेवन और हेल के कॉन्सेप्ट को हमेशा निगेट करके, क्योंकि हेवन और हेल तो नजर नहीं आती ना, हमें जन्नत दोज़ख नजर नहीं आती ना. तो ईमान वाले इंसान की निशानी होती है कि वो जन्नत और दोज़ख पे, पनिशमेंट और रिवॉर्ड पे बिलीव करता है, जो कि नजर नहीं आता. ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि यहाँ पे वो क्रिश्चियन मोरालिटी कॉन्सेप्ट है. इवन मुस्लिम मोरालिटी कॉन्सेप्ट भी यही है कि हम लोग सजा और जजा के मामले पे यकीन रखते हैं. लेकिन क्या है, दुनिया जो है जब हमें नजर आती है तो हम भूल जाते हैं कि हमने मरना भी है. ठीक है, इंसान भूल जाता है. तो नेक हो जाने से, कुरान पढ़ लेने से, तफसीर पढ़ लेने से इंसान नेक नहीं होता. नेक इंसान उस वक्त होता है जब उसके सामने उसको पता होता है कि भाई मेरा एक फाइनल एग्जाम होना है, मुझे अल्लाह के सामने हाजिर होना है और मुझे जवाबदेह होना है फॉर द राइट एंड द रॉन्ग. तो वो दुनिया में अल्लाह के रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है. लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ पढ़ा होता है, उसने दुनियावी इल्म भी हासिल किया होता है और आखिरत का इल्म भी हासिल किया होता है, लेकिन वो उस रास्ते पे चलता है जो उसको नजर आ रहा होता है, बिकॉज वो अल्लाह से नाउमीद हो जाता है और वो ये भूल जाता है कि उसको मरना है. तो मौत की याद
और जैसे अब आप एग्जाम देने ना एमए इंग्लिश के, तो अब आप एमए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, इसी तरीके से हम भूल जाते हैं कि हमारा फाइनल एग्जाम होना है और मैंने अल्लाह को जवाब देना है कि मैंने अपनी जिंदगी कहाँ पे गुजारी, और हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं है। मोस्टली लोग अपनी जिंदगियां जाया करके चले जाते हैं दुनिया में, बहुत छोटी सी है। तो दैट इज द थिंग, वो कहता है कि क्या तुम अब गॉड के, मतलब विल टर्न टू गॉड अगेन, क्या तुम अब गॉड के पास दोबारा चले जाओगे, यानी कि तुम्हें क्या दोबारा से अल्लाह के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। तो another great contribution to Marlowe was the introduction of the popular type and the use of blank verse। ठीक है, उसने पॉपुलर लिटरेरी टाइप यूज की थी, और उसने यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स किया था, बम्बास्टिक लैंग्वेज यूज की थी, विद माइटी लाइन्स सूटेड टू सब्जेक्ट, थीम एंड द हीरो। द न्यू स्पिरिट ऑफ पोएट्री वाज ब्रीथड इनटू आर्टिफिशियल एंड मोनोटोनस वर्ड्स ऑफ मिडीवल प्ले। और ये जो न्यू स्पिरिट था पोएट्री का, अब वो क्या हो गया था, हो चुका था एक आर्टिफिशियल और मोनोटोनस वर्ड्स ऑफ मिडीवल प्लेस में। मिडीवल क्या था, जिन्हों भूतों की कहानियां थी, और गिव अ न्यू पोएटिक ग्रैंडियर टू रेनेसेंस मैन। और उसने जो है एक न्यू स्पिरिट उस पोएट्री को दिया था जो कि अपना एसेंस खो गई थी, और एक न्यू पोएटिक ग्रैंडियर दिया था टू द रेनेसेंस ड्रामा। Marlowe also discarded the medieval morality plays which aimed at inculcating some moral lesson by showing the fall of hero into adversity। फिर उसने जो है वो मिडिवल मॉरलिटी प्लेस जो है, जो कि एम करते थे किसी मोरल लेसन पे, जो शो करते थे फॉल ऑफ हीरो, कि वो एडवर्सिटी बदहाली की तरफ चला जाए। जबकि मार्लोवियन हीरोज क्या थे, वो मैकियावेलियन थे, वो इवल माइंडेड इंसान थे, इवल जीनियस इंसान थे, जो कि प्रोन थे टुवर्ड्स द इवल। टू अर्र इज ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये असल में कोड थी जो कि मैं आपको लिखवाना चाह रही थी। तो उसने ये शो किया था कि इंसान गलती